नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में हम बात करेंगे असदुद्दीन ओवैसी की, हम बात करेंगे एआईएमआईएम की और हम बात करेंगे असदुद्दीन ओवैसी की बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में उनकी पार्टी की संभावनाओं पर। और हम बात करेंगे इस बात पर कि क्या असदुद्दीन ओवैसी 2020 के चुनाव परिणाम को दोहरा पाएंगे या फिर असदुद्दीन ओवैसी अपनी जाल में खुद ही फंस गए। ऐसी कौन सी गलती असदुद्दीन ओवैसी से हुई जिसके कारण असदुद्दीन ओवैसी के 5 सीटों का आंकड़ा इस चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी नहीं पार कर रहे हैं। साथ ही हम इस बात की भी चर्चा करेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी अगर 5 का आंकड़ा पार कर लेते हैं तो वो कौन से कारण रहे होंगे जिन कारणों से असदुद्दीन ओवैसी कल जब मतगणना हो रही है तो फिर 5 का आंकड़ा पार करके इस चुनाव में एक मील का पत्थर फिर से रखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। आपको पता है पिछले विधानसभा चुनाव 2020 में असदुद्दीन ओवैसी ने सीमांचल में जो सीटें लड़ी थी उसमें उनमें 5 विधानसभा सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की जीत हुई थी। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की जीत जो 5 सीटों पर हुई थी उनमें आप कह सकते हैं कि महागठबंधन से मुकाबला था उनका। चूंकि अगर हम मत और समीकरण के अनुसार देखें तो वहां महागठबंधन को 7 सीटें मिली थी, जिसमें 4 सीट पर कांग्रेस पार्टी के 5 सीट पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई थी और आरजेडी के उम्मीदवार की जीत हुई थी। 1 सीट पर 1 सीट सीपीआई-एमएल महागठबंधन से जीत हुई थी, 12 सीट पर एनडीए जीती थी, 8 सीट पर जीत हुई थी भारतीय जनता पार्टी की, 4 सीट पर जनता दल यूनाइटेड की। तो असदुद्दीन ओवैसी को जो 5 सीटें मिली थी उसी कारण से आप कह सकते हैं कि महागठबंधन का प्रदर्शन खराब हुआ था। अन्यथा 2015 के विधानसभा चुनाव में आप कह सकते हैं कि महागठबंधन का प्रदर्शन सीमांचल में एक अविस्मरणीय रहा था। कई चुनावों के बाद इतना बेहतर प्रदर्शन महागठबंधन कर पाई थी 2015 में, लेकिन 2020 में महागठबंधन की अपेक्षा के अनुसार नहीं रहा। और कहा यह भी जाता है कि चूंकि एआईएमआईएम ने आरजेडी का वोट काटा था, इस कारण से ही आरजेडी का आंकड़ा जो है वो बहुमत से दूर रह गया। बहुमत से दूर रहने के कई कारण बताए जाते हैं। उसमें एक कारण तो था कि कांग्रेस पार्टी का स्ट्राइक रेट खराब रहा। साथ ही इस कारण को भी लगातार 5 वर्षों तक चलाया गया पॉलिटिकल नैरेटिव के रूप में कि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा तो यहां तक जाता है कि ओवैसी की पार्टी बीजेपी की बी टीम की तरह बीजेपी के इशारे पर काम करती है, केवल मुसलमानों का वोट काटने के लिए राजनीति करती है। लेकिन दूसरी तरफ एआईएमआईएम का तर्क रहा कि नहीं, हम राजनीति करते हैं मुसलमानों का प्रतिनिधित्व देने के लिए। बिहार की आबादी में 17-18% जो मुसलमान मतदाता हैं उनकी आबादी के अनुसार उनका प्रतिनिधित्व तो नहीं होता। यादव जाति जिनकी आबादी 14% है तो उनकी जो औसत है बिहार की जनसंख्या में, उसके आधार पर जब आरजेडी के लोग ये दावा करते हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, तो ये मामला बराबर एआईएमआईएम इसी मुद्दे पर आरजेडी को घेरती रही कि सबसे ज्यादा अगर मुसलमानों का हकमारी किसी ने किया है तो यादवों ने किया है। वही दूसरी तरफ आरजेडी का आरोप है कि एआईएमआईएम केवल मुसलमानों का वोट इसलिए काटती है जिससे कि बीजेपी को जिताया जा सके। ठीक है, और इसी क्रम में इस चुनाव की भी रणनीति जब बननी शुरू हुई, चुनाव की घोषणा और उससे पहले भी आपने देखा कि किस प्रकार से एआईएमआईएम लगातार आरजेडी को, एक तरह से आरजेडी का मानना है कि आरजेडी को फंसाने के लिए एआईएमआईएम ने अपना पासा फेंकती रही। वहीं एआईएमआईएम कहती है कि हमने तो केवल 6 सीटें मांगी थी, हमने तो कहा था कि बीजेपी को हराने के लिए हम दोनों साथ में मिलकर चुनाव लड़ते हैं। लेकिन आरजेडी ने कहा, आरजेडी के प्रवक्ता मनोज झा ने कहा कि अगर वो चाहती है एआईएमआईएम की बीजेपी की सरकार नहीं बने तो चुनाव ही नहीं लड़े। ठीक है, तो उसके जवाब में एआईएमआईएम ने क्या कहा कि क्या मुसलमानों का मतलब यही है कि मुसलमान जो है केवल आरजेडी का दरी बिछाने का काम करे, मुसलमानों को प्रतिनिधित्व तो नहीं मिले। यहां तक बातें आई कि कहा गया कि मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का उम्मीदवार बनाया गया लेकिन किसी मुसलमान को नहीं बनाया गया, यादव चीफ मिनिस्टर बनेगा। तो चलिए, आज कल तो परिणाम आना है विधानसभा चुनाव का, और इस बार सवाल ये उठ रहा है कि एआईएमआईएम अगर 5 सीट का आंकड़ा पार नहीं कर पाई तो क्या इसमें एआईएमआईएम की भी कोई गलती है? सवाल ये बड़ा है। अगर एआईएमआईएम
5 सीट के आंकड़े से कम रह जाती है। जिस प्रकार के संकेत 2 प्रकार के निकल कर आ रहे हैं, एक तो अगर मुस्लिम सीमांचल में विशेष रूप से जहां AIMIM ने अपना प्रभाव क्षेत्र बनाया है बिहार में, वहां एक तरह की भावना है विशेषकर मुसलमान युवाओं के अंदर कि नहीं, मुसलमानों को अब अपना नेतृत्व चाहिए। जैसे सहनी समाज के अपने नेता हैं, पासवान समाज के नेता हैं, कुर्मी का नेता नीतीश कुमार है, ठीक है, जीतन राम मांझी मुसहरों के नेता है, वैसे ही मुसलमानों का नेता अपना क्यों नहीं हो? मुसलमानों का नेता तेजस्वी यादव क्यों हो? RJ लालू प्रसाद यादव क्यों हो मुसलमानों के नेता? ये सवाल लगातार AIMIM के माध्यम से मुसलमान युवा विशेष रूप से ये सवाल लगातार पूछते रहते हैं। जब हम इस संबंध में कोई वीडियो भी बनाते हैं तो उस पर जो कमेंट्स आते हैं उससे भी यह बात परिलक्षित होती है कि मुसलमानों के अंदर एक फीलिंग ये है कि मुसलमानों का नेतृत्व तो नहीं है। कौन है नेता मुसलमानों का? चिराग पासवान जाति का नेता है, मुकेश सहनी निषादों के नेता है, अब पान तत्वा तांती समाज के नेता IP गुप्ता भी है, लेकिन मुसलमानों का नेता कौन? तो कोई नहीं। तो ये जो वैकम की स्थिति है, ये राजनीति AIMIM इसी राजनीतिक आधार पर, इसी पॉलिटिकल पिच पर सीमांचल में अपना मुद्दा बनाती रही। लेकिन एक मुद्दा मुझे लगता है, जब अगर परिणाम सकारात्मक नहीं होता है AIMIM का, तो मानना चाहिए कि जिस प्रकार से ओवैसी ने कहा कि इस बार अगर NDA को बहुमत मिला, इस बार यदि NDA को बहुमत मिला तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं होंगे बल्कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाने का प्रयास करेगी। तो क्या यह सेल्फ गोल था ओवैसी का? क्या इसके कारण मुसलमानों ने AIMIM को छोड़कर RJD के पक्ष में वोट डाला? यह बड़ा सवाल है, और इस सवाल का जवाब तो मतदान का परिणाम जब EVM का कल दिन निकल कर आएगा तो ही जवाब मिलेगा। लेकिन जो संकेत निकल कर आ रहे हैं उसमें मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो मुसलमान मतदाता हैं उनके अंदर दुविधा की स्थिति है। एक तरफ जहां मुस्लिम समाज के युवा विशेषकर सीमांचल में वो जाना चाहते हैं AIMIM के साथ, उन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बने या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने या मुख्यमंत्री बीजेपी का हो, कोई भी बने, उनको इससे बात से कोई अंतर नहीं पड़ता है कि मुख्यमंत्री बिहार का कौन बनता है। उनको अंतर इस बात से पड़ता है कि क्या मुसलमान अपने बलबूते पर अपना विधायक और सांसद बना पाते हैं या नहीं बना पाते, या फिर जितने भी राजनीतिक दल हैं उनमें मुसलमानों को मुसलमानों की आबादी के अनुसार प्रतिनिधित्व तो मिल पाता है या नहीं मिल पाता है। ये मुझे लगा है, मेरा जो एहसास है, जो फीलिंग है कि इस चुनाव के अंदर ये मुद्दा मुस्लिम युवाओं के बीच विशेष रूप से हावी रहा कि उनको अब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने, नित्यानंद राय मुख्यमंत्री बने, मतलब मुख्यमंत्री कोई भी हो, उससे मुसलमान समाज को कोई अंतर नहीं पड़ता है। वो बीजेपी का भी मुख्यमंत्री देख सकते हैं, बशर्ते कि मुसलमानों का अपना प्रतिनिधि हो, उनका अपना विधायक हो, उनका अपना सांसद हो, मुसलमानों का कोई अपना नेता हो जो मुसलमानों के मुद्दे को आगे बढ़ा सके। ठीक है, मुसलमान समाज से कोई डिप्टी CM बने, मुसलमान समाज से कोई मुख्यमंत्री बने। ठीक है, और आपको याद होगा एक जमाना था जब बिहार में मुसलमान मुख्यमंत्री भी हुआ करते थे, मुसलमानों के कई नेता हुआ करते थे। मुसलमान अब्दुल गफूर मुख्यमंत्री रह चुके हैं बिहार के। मुसलमानों में मुसलमानों के अपने नेता हुआ करते थे जिनका एक स्तर हुआ करता था, चाहे हम बात गुलाम सरवर की करें, चाहे हम बात मोहम्मद हिदायतुल्लाह खान की करें, अब्दुल गफूर के अलावा वो तो मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, और आजादी के दिनों में देखेंगे तो कई ऐसे विद्वान मुस्लिम नेता और मंत्री हुआ करते थे बिहार में। ठीक है, मौलाना मजहरुल हक जैसे स्वतंत्रता सेनानी रहे मुसलमानों में। ठीक है, तो इस प्रकार की भावना जो है कहीं ना कहीं मुसलमान मतदाताओं के बीच है कि मुसलमानों का अपना नेता कौन। तो ये एक मास्टर स्ट्रोक था असदुद्दीन ओवैसी का। लेकिन कहीं ना कहीं जब ओवैसी ने इस बात को उठाया कि इस बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बन सकता है, तो क्या आरजेडी के पक्ष में बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं बने, इसीलिए क्या मुसलमानों ने गोलबंदी किया? क्या मुसलमानों ने अंत में AIMIM को छोड़कर आरजेडी का साथ देना स्वीकार कर लिया? इसका जवाब कल मिलने वाला है। इंतजार करते हैं हम भी, आप भी। फिर एक बार विश्लेषण करेंगे इस बात का कि मुसलमान मतदाताओं ने फैसला किया तो क्या सोचकर यह फैसला किया होगा, उसकी तहकीकात करेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, और आपके मन में भी जो भी कमेंट्स आते हैं, क्योंकि हमारा ये सोशल मीडिया में संबंध जो है एक तरफा नहीं होता, सीधा संपर्क होता है हमें हमारे दर्शकों के साथ।
तो आप भी अपना कमेंट करके बताइए और बताइए कि आपको हमारा विश्लेषण कैसा लगता है। अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंच सके। और यदि अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।